गुड इवनिंग क्लास। आज भी हम लोग जो है नाउन पे दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने नाउन में पॉजेसिव केस को शुरू किया था, जिसमें पॉजेसिव केस में हम लोग एपॉस्ट्रॉफी एस के बारे में बात कर रहे थे। और एपॉस्ट्रॉफी एस में हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे नॉन लिविंग नाउन्स भी थे कि जब उसका हम रिलेशन बता रहे थे तो रिलेशन बताने समय उसके लिए भी हम क्या कर रहे थे, एपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ कर रहे थे। और चूंकि शुरुआत में पिछली क्लास में मैंने कहा भी था कि बहुत से ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें कि नॉन लिविंग नाउन के लिए भी हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। किसमें? पॉजेसिव केस में। तो उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में नाउन के चैप्टर में हम लोगों ने जो पॉजेसिव में बात रोकी थी अपनी, वो हम लोगों ने बात किया था कि कोई भी ऐसा नाउन जो टाइम, ड्यूरेशन या पीरियड की बात कर रहा हो, ऐसे नाउन का जब हम रिलेशन किसी दूसरे नाउन की ओर बताते हैं तो बेहतर तरीका ये होता है, एप्रोप्रिएट ये माना जाता है कि हम उसके लिए क्या करें, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करें। लेकिन चूंकि नॉन लिविंग होने की वजह से उसके साथ प्रपोजिशन यूज करके हमें एग्जाम में दे दिया जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत तो नहीं है, लेकिन हाँ पूरी तरह से सही भी नहीं है। तो वो कब सही होगा वो वजह मैंने आपको बताया था। तो आज हम लोग वहीं से अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज भी हम लोग पॉजेसिव केस को ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम लोग पॉजेसिव केस को ही कंटिन्यू करते हैं, है ना। पॉजेसिव केस पे आज भी हम लोग बात करेंगे और इस पॉजेसिव केस में हम लोग एपॉस्ट्रॉफी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना, कि एपॉस्ट्रॉफी को और किस किस जगह पे यूज किया जाता है ना। चूंकि पिछली क्लास में मैं कह रहा था कि बहुत सारे नॉन लिविंग के कंडीशंस होते हैं जहां पर कि उसके लिए हम रिलेशन जब हमें बताना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। जिसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने टाइम, ड्यूरेशन और पीरियड के बारे में बात किया। आज हम लोग सबसे शुरुआत में बात करेंगे यूनिट ऑफ मनी को लेकर, है ना, यूनिट ऑफ मनी को लेकर, और दूसरी हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ वेट को लेकर। किसको लेकर? यूनिट ऑफ वेट को लेकर, कि जब आप यूनिट ऑफ मनी का रिलेशन या यूनिट ऑफ वेट का रिलेशन आप, है ना, बता रहे होंगे, यानी यूनिट ऑफ मनी का रिलेशन आप बता रहे होंगे किसकी तरफ, वर्थ या वैल्यू शब्द की तरफ। किसकी तरफ? वर्थ या वैल्यू शब्द की तरफ। या यूनिट ऑफ वेट का रिलेशन आप बता रहे होंगे किसकी तरफ, वेट शब्द की तरफ। अब आप जरा देखें, समझिए इस चीज को। यहां पर यूनिट ऑफ मनी जो मैंने लिख रखा है, यूनिट ऑफ मनी होता क्या है या यूनिट ऑफ वेट होता क्या है, पहले इसके बारे में आप लोग जान लें। तो देखिए, यूनिट ऑफ मनी का मतलब ये होता है, मनी का यूनिट। आपने सुना होगा कि अलग अलग कंट्री में रुपए को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे रुपए कहा जाता है, कहीं पे टका कहा जाता है, कहीं पे यूरो कहते हैं, येन कहते हैं, दिरहम कहा जाता है, दीनार कहा जाता है, आपने ऐसा सुना होगा, या डॉलर कहा जाता है, आपने ऐसा सुना होगा। तो ये जो रुपए के अलग अलग नाम हैं, इसी को हम दरअसल किस नाम से जानते हैं, यूनिट ऑफ मनी के नाम से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये यूनिट ऑफ मनी जो हमारा है ये क्या है, नॉन लिविंग नाउन है। और उस यूनिट ऑफ मनी का रिलेशन आप किसकी तरफ बता रहे हो, वर्थ या वैल्यू शब्द की तरफ बता रहे हो। अब जाहिर सी बात है, ये वर्थ और वैल्यू भी हमारा क्या है, नॉन लिविंग है। यानी एक नॉन लिविंग का रिलेशन आप दूसरे नॉन लिविंग की ओर बता रहे होंगे। लेकिन इस नॉन लिविंग नाउन के लिए भी हमें बेहतर तरीका क्या होता है कि हमें क्या यूज करना चाहिए, एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करना चाहिए, प्रपोजिशन का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी अवस्था में एग्जाम में प्रपोजिशन यूज करके आपको दे दिया जाएगा। चूंकि हम पढ़ने वालों का ये माइंड सेट होता है कि जहां पर नॉन लिविंग नाउन का रिलेशन बताया जाए तो नॉन लिविंग नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो वो अपनी जगह पे सही जरूर है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यूनिट ऑफ मनी का रिलेशन जब वर्थ या वैल्यू शब्द की ओर बताएंगे, भले ही ये नॉन लिविंग नाउन है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करना चाहिए रिलेशन बताने में। ठीक है भाई, चलिए आगे आपने लिखा है यूनिट ऑफ वेट। यूनिट ऑफ वेट क्या होता है भाई? वेट का भी अलग अलग यूनिट होता है। जैसे आप टन कहते हैं, आप क्विंटल कहते हैं, आप ग्राम कहते हैं, आप किलोग्राम कहते हैं। तो ये क्या है, ये वेट का यूनिट है ना। ठीक है, तो जब इसका भी रिलेशन आप बता रहे होंगे किसकी तरफ, वेट शब्द की तरफ, तो यहां पर भी ये नाउन हमारा क्या है, नॉन लिविंग नाउन है। लेकिन इसके लिए भी हमें क्या यूज करना है, एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करना है। तब जाकर वो ग्रामेटिकली पूरी तरह से क्या माना जाएगा, एप्रोप्रिएट माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। ठीक है,
तो शायद आप समझ गए होंगे कि यूनिट ऑफ मनी का मतलब क्या है और यूनिट ऑफ वेट का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग सेंटेंस में इस चीज को देखते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस कहा, अगर मैं लिख दूं अ टन्स वेट इज टू हैवी टू कैरी। आपने सेंटेंस क्या लिखा, अ टन्स वेट इज टू हैवी टू कैरी, यानी एक टन का वजन जो है कैरी करने के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत हैवी है ना, यानी एक टन का वजन कैरी नहीं किया जा सकता, ये मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। अब देखिए यहां पर टन का रिलेशन आप किसकी तरफ बता रहे हैं, वेट शब्द की तरफ बता रहे हैं ना, और ये टन वर्ड जो हमारा है ये दरअसल क्या है, यूनिट ऑफ वेट है, और इस यूनिट ऑफ वेट का रिलेशन आप किसकी तरफ बता रहे हैं, वेट शब्द की तरफ बता रहे हैं। हालांकि ये नाउन हमारा नॉन लिविंग है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि यूनिट ऑफ वेट का रिलेशन जब वेट शब्द की ओर बताया जाए तो हम उसके लिए क्या यूज करें, रिलेशन बताने के लिए एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करें, है ना, और ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में जो लिख कर दिया जाएगा वो इस तरह से लिख कर दिया जाएगा, द वेट ऑफ अ टन इज टू हैवी टू कैरी, इस तरह से लिख कर दिया जाएगा, है ना, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आप कह सकते हैं इनएप्रोप्रिएट है, यानी वो नॉन लिविंग के कंडीशन जहां जहां पर मैं आपको एपॉस्ट्रोफी एस बता रहा हूं वो एप्रोप्रिएट है। हालांकि उसके लिए प्रपोजिशन यूज किया जा सकता है, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इनएप्रोप्रिएट है। ये क्या है, इनएप्रोप्रिएट है, यानी एग्जाम में ऐसा लिखकर अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको दिया जाता है तो ये पूरी तरह से गलत तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर इंप्रूव करने के लिए दिया जाता है तो आप किससे इंप्रूव करेंगे, एपॉस्ट्रोफी एस से इंप्रूव करेंगे। सॉरी, लेकिन हाँ वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे कि आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा उस हिसाब से आपको काम करना है, यानी ये कभी सही भी माना जा सकता है, यानी अगर सेंटेंस में इसके तुलना में कोई बड़ा मिस्टेक आ रहा हो, ऐसा मिस्टेक आ रहा हो जो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जो पूरी तरह से क्या है, इनकरेक्ट है, तो वहां पर ये पार्ट क्या मान लिया जाएगा, सही मान लिया जाएगा। लेकिन हाँ जब पूरा सेंटेंस सही हो और उसमें कोई गलती ना हो, सिर्फ ये कि यूनिट ऑफ वेट का रिलेशन कैसे बताया गया हो, प्रपोजिशन से बताया गया हो, तो इस पार्ट को हम क्या मानेंगे, इनकरेक्ट मानेंगे। ठीक है, इसी तरह से जब आप यूनिट ऑफ मनी का रिलेशन बता रहे होंगे किसकी तरफ, वर्थ या वैल्यू शब्द की ओर, तो वहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से आप लिख लें, फिर मैं आगे एग्जांपल लिख रहा हूं, आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं। देखिए मेरा पूरा प्रयास है कि आपको मैं हर एक इंफॉर्मेशन आप तक क्या करूं, पहुंचाऊं, जिससे आप है ना इस सब्जेक्ट में है ना आपको इतनी पकड़, इतना कमांड पैदा हो जाए ताकि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसे सॉल्व करना क्या आपके लिए हो जाए, आसान हो जाए। लेकिन हाँ है ना, जब भी आप मुझे देख रहे हैं, जब भी मुझे आप पढ़ रहे हैं, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दूसरों तक आप उसे शेयर करें, बताएं, ताकि दूसरे लोग भी हमसे क्या कर सकें, फायदा उठा सकें। चलिए सेंटेंस लिख लें जल्दी से, मैं आगे और अगला एग्जांपल लिख रहा हूं। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अभी तक मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है ना, और तबीयत पूरी तरह से अगर ठीक हो जाएगी तो और भी मैं अच्छे ढंग से आपके सामने है ना उपस्थित हो पाऊंगा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा सकूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे मैं लिखूं आ डॉलर्स वैल्यू या वर्थ, है ना, अ डॉलर्स वैल्यू या वर्थ
यानी $1 की कीमत या आप कह लें वैल्यू, है ना, इज इक्वल टू 82 रुपीज, है ना। यानी $1 की कीमत या $1 का वैल्यू जो है वो 82 रुपीज के बराबर है। अब यहां पर देखिए यूनिट ऑफ मनी का रिलेशन बता रहे हैं, यानी यूनिट ऑफ मनी का रिलेशन आप किसकी तरफ बता रहे हैं, वर्थ या वैल्यू की तरफ बता रहे हैं, है ना। जबकि ये क्या है, नॉन लिविंग नाउन है, लेकिन हम इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, एपोस्ट्रोफी एस यूज कर रहे हैं, और ये पूरी तरह से क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। अगर इसे भी प्रपोजिशन से लिखकर आपको दिया जाए और सेंटेंस में कोई एरर ना हो तो इस पार्ट को आप क्या करेंगे, जब प्रपोजिशन से लिखा होगा तो इसे आप गलत बताएंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल के तौर पे लिख लें। और देखिए जैसे मान लिया जाए, जैसे आपने कहा दिस फैक्ट्री, है ना, दिस फैक्ट्री रिक्वायर्स 2 टन्स कोल, यानी इस फैक्ट्री को 2 टन कोयले की क्या है, जरूरत है ना। यानी इस फैक्ट्री को 2 टन कोयला चाहिए। अब देखिए यहां पर आप क्या कर रहे हैं, फिर मैंने यूनिट ऑफ वेट लिखा है जिसका कि रिलेशन मैंने किसकी तरफ बताया है, कोल की तरफ बताया है, और ये भी सेंटेंस हमारा क्या होगा, सही होगा। अब देखिए इस एक सेंटेंस को लिखकर मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, और मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि यहां पर देखिए एपोस्ट्रोफी का जो एस का साइन लगाया है, एपोस्ट्रोफी का साइन लगाया हमने एस के अंदर लगाया है, और यहां पर एपोस्ट्रोफी का साइन हमने एस के बाहर लगाया है। और कभी कभी इस अंदर और बाहर के खेल में भी आपसे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहां पर आपको समझना यह है कि कोई भी ऐसा नाउन, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, अगर उसमें लास्ट में एस इंक्लूडेड है तो हम साइन कहां लगाते हैं, एस के बाहर लगाते हैं। यानी एस के बाहर साइन लगाने का मतलब यह हुआ कि वहां पर ऑलरेडी एस क्या कर रहा था, एग्जिस्ट कर रहा था। आपने उसको सिर्फ पॉजिटिव केस में यूज किया तो उस पर आपने क्या कर दिया, साइन लगा दिया। ठीक है। अब देखिए अगर इस सेंटेंस में हम टन्स को ऐसे लिख दें, समझिएगा इस बात को, अगर मैं ऐसे लिख दूं, साइन एस के अंदर लगा दूं, टन्स को लिख दूं, है ना, तो ये लिखना क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये क्यों इनकरेक्ट होगा, इसलिए इनकरेक्ट होगा, समझिएगा इस बात को। यहां पर हमने 2 एक नंबर लिखा है, और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 2 3 4 5 जहां पर लिखा होगा उसके साथ जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। यानी टन्स हमारा यहां पर क्या है, प्लूरल फॉर्म में ऑलरेडी है ना। तो जब प्लूरल फॉर्म में कोई नाउन है तो जाहिर सी बात है उसके एंड में तो एस एग्जिस्ट कर रहा होगा, और उसे हम प्लूरल फॉर्म में यू लिख रहे हैं, और उस प्लूरल नाउन को हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव केस में यूज कर रहे हैं, लिहाजा वहां पर एस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें उसमें क्या करना है, सिर्फ साइन लगाना है। तो एपोस्ट्रोफी का साइन बाहर की तरफ लगने का मतलब यह है कि वहां पर एस क्या कर रहा था, एग्जिस्ट कर रहा था। अगर आपने साइन अंदर की तरफ लगा दिया तो इसका मतलब यह होगा कि नाउन वहां पर क्या लिखा था, सिंगुलर लिखा था। और हमें पता है कि 2 के बाद या 3 4 5 के बाद नाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो जहां पर भी, है ना, कोई भी नाउन लिखा गया हो, चाहे वो प्लूरल नाउन हो या सिंगुलर नाउन ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर उसमें एस एग्जिस्ट कर रहा है तो हम एपोस्ट्रोफी का साइन कहां यूज करेंगे, एस के बाहर यूज करेंगे, एस के अंदर यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लिया जाए आपने लिखा, सपोज मैं कोई और सेंटेंस आपके सामने लिख दे रहा हूं, जैसे आप कहें, जैसे मैं लिखूं आई लाइक टू रीड जॉन कीट्स पोएट्री। मैंने क्या लिखा, आई लाइक टू रीड जॉन कीट्स पोएट्री, यानी मैं जॉन कीट्स की पोएट्री को पढ़ना क्या करता हूं, पसंद करता हूं। अब यहां पर देखिए जॉन कीट्स पूरा ये नाम है, और ये क्या है, सिंगुलर है, लेकिन जॉन कीट्स में ऑलरेडी एस क्या कर रहा था, एग्जिस्ट कर रहा था, तो हमने साइन कहां लगाया, बाहर की तरफ लगाया। अगर इस साइन को, एपोस्ट्रोफी के साइन को एस के अंदर की तरफ लगा दिया जाए, इसका मतलब क्या होगा कि एस अलग से ऐड किया गया है, जबकि यहां पर जॉन कीट्स में एस को अलग से ऐड नहीं किया गया है। जिस तरह से यहां पर 2 के बाद प्लूरल नाउन है तो एस को अलग से ऐड नहीं किया गया है, लिहाजा साइन कहां पे आएगा, बाहर की तरफ आएगा। ठीक है।
तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये अंदर बाहर करके भी कभी कभी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। चूंकि पढ़ने में एपोस्ट्रोफी का साइन अंदर की तरफ लगा हो एस में, या एस के बाहर की तरफ लगा हो साइन, पढ़ने में दोनों को एक जैसे हम पढ़ते हैं, है ना, यानी पढ़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मीनिंग के अनुसार, यूज के अनुसार वो क्या मान लिया जाएगा, गलत मान लिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें आप लोग। चलिए लिख लें आप लोग जल्दी से एग्जाम्पल, मैं इसे रब कर रहा हूं। चलिए चलिए मैं रब कर रहा हूं, आगे देखिए आगे और हमें क्या जानना है पॉजिटिव केस में। अभी हम लोगों ने यूनिट ऑफ वेट के बारे में बात किया, यूनिट ऑफ मनी के बारे में बात किया, है ना। मान लिया जाए आप में से कोई, है ना, जल्दी में लिख ना पा रहे हो, तो जब आप देख रहे हो तो पॉज करके लिख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मोबाइल आपका है, लैपटॉप आपका है ना, आईपैड आपका है, जिसमें भी आप मुझे देख रहे हो, है ना, तो आपके लिए सहूलत है कि आप उसे पॉज करके भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, लिखना बहुत जरूरी है, ताकि आप बाद में जब उसे समझें तो आपको समझने में क्या हो सके, आसानी हो सके। चलिए, और हम लोग जानते हैं और किस नॉन लिविंग नाउन के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। कभी आपने सुना होगा पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। क्या सुना होगा, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप समझें। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। आपने कभी पर्सोनिफिकेशन पढ़ा होगा, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच में, फिगर्स ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा। यानी देखो, पर्सोनिफिकेशन जो है ये पर्सोनिफाई वर्ड से आया है। पर्सोनिफाई का मतलब होता है किसी को पर्सन का रूप दे देना। पर्सन का मतलब ही होता है व्यक्ति, यानी पर्सोनिफाई का मतलब होता है किसी को व्यक्तिगत रूप दे देना, व्यक्ति का रूप दे देना, और उसी का नाउन फॉर्म क्या है, पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन में आपने सुना होगा कि जब किसी नॉन लिविंग नाउन को हम लिविंग की तरह कंसीडर करते हैं, या नॉन लिविंग को आप पर्सन की तरह कंसीडर करते हैं, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, पर्सोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो उसी पर्सोनिफाई वर्ब से यहां पर एज एडजेक्टिव वर्ड मैंने क्या लिखा, पर्सोनिफाइड लिखा। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई चीज जिसे पर्सन का रूप दे दिया गया हो, यानी पर्सन मान लिया गया हो, ठीक है। आप जैसे पोएट्री वगैरह पढ़ते हैं, पोएम्स वगैरह पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि पोएट जो है नॉन लिविंग नाउन को पर्सन की तरह क्या करता है, ट्रीट करता है। तो दरअसल वहां पर क्या कर रहा होता है, वो पर्सोनिफाई कर रहा होता है, ठीक है। तो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा नाउन जिसे पर्सन मान लिया गया हो। तो जब ऐसे नॉन लिविंग नाउन को हम पॉजिटिव केस में यूज करेंगे तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए, जैसे आपने सेंटेंस लिखा क्या, नेचर्स लॉ, है ना, नेचर्स लॉ इज इक्वल टू एवरीवन, है ना। मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, यानी नेचर का कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, यानी प्रकृति का कानून सबके लिए क्या है, बराबर है ना। भूकंप आएगा तो सबके लिए आएगा, है ना, बाढ़ आएगी तो सबके लिए आएगी। यानी कहने का मतलब नेचर किसी अमीर गरीब छोटे बड़े के बीच भेदभाव नहीं करता, यानी नेचर का कानून सबके लिए क्या है, बराबर है। अब देखिए यहां पर आपने नेचर का रिलेशन किसकी तरफ बताया, लॉ शब्द की तरफ बताया। अब जिसके रिलेशन की हम बात कर रहे हैं नेचर, वो भी नॉन लिविंग, जिसकी और रिलेशन हम बता रहे हैं वो भी नॉन लिविंग, है ना। लेकिन यहां पर नेचर को क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। भाई कानून कौन बनाता है, हम बनाते हैं ना कानून, है ना, हम आप कानून बनाते हैं, यानी पर्सन के द्वारा कानून बनाया जाता है। लेकिन यहां पर मैं किसके कानून की बात कर रहा हूं, प्रकृति के कानून की बात कर रहा हूं, नेचर के कानून की बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं नेचर को क्या कर लिया गया है, पर्सोनिफाई कर लिया गया है ना। नेचर को ही क्या मान लिया गया है, पर्सन मान लिया गया है।
लिहाजा उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एपॉस्ट्रोफी एस यूज कर रहे हैं, और ये लिखना पूरी तरह से क्या है, करेक्ट है। अगर आपने इसको इस तरह से लिख दिया, द लॉ ऑफ नेचर, है ना, इज इक्वल टू एवरीवन, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माना जाएगा, इनएप्रोप्रिएट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इनएप्रोप्रिएट, यानी ये पूरी तरह से गलत नहीं, लेकिन हां ये सही भी नहीं है। बेहतर तरीका ये है कि आप क्या यूज करें, एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करें, है ना। ये सही तब माना जाएगा जब इसके तुलना में सेंटेंस में कोई बड़ा ब्लंडर आ रहा हो, बड़ा मिस्टेक आ रहा हो, तो वहां पर ये क्या माना जाएगा, सही मान लिया जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है, और वहां पर जो है पर्सोनिफाइड किए गए ऑब्जेक्ट को प्रपोजिशन से लिखा गया है, तो उसे हम क्या मानेंगे, बिल्कुल गलत मानेंगे। ठीक है, तो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। चलिए लिख लें आप लोग जल्दी से, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए एपॉस्ट्रोफी एस में और हमें क्या जानना है। अब हम लोग बात करेंगे एपॉस्ट्रोफी एस में इंडेफिनिट प्रोनाउन को लेकर। किसको लेकर भाई, इंडेफिनिट प्रोनाउन को लेकर, है ना। कि कभी कभी क्या होता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का भी रिलेशन किसी नाउन की ओर बताया जाता है, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो पहली बात तो ये हम जान लें कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। जैसा कि वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनसर्टेन, अनिश्चित, और प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, नाउन सब्स्टिट्यूट, यानी नाउन के बदले में यूज किया जाने वाला जो वर्ड होता है, शब्द होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो ऐसा नाउन सब्स्टिट्यूट जो अनसर्टेन पर्सन की बात करता हो, या अनसर्टेन थिंग की बात करता हो, या आप हिंदी में कहें अनिश्चित व्यक्ति की बात करता हो, या अनिश्चित वस्तु की बात करता हो, ऐसे वर्ड्स को हम किस नाम से जानते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आपने कभी वर्ड सुना होगा, एनीबडी, समबडी, नो वन, समवन, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, नन, वन, इस तरह के वर्ड्स आपने सुने होंगे। ये वर्ड्स दरअसल हमारे क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। भाई अगर आपने कहा एनीवन या एवरीवन या एवरीबडी, तो इसका मतलब क्या, हर एक, हर एक का मतलब सबके सब, वो किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा। आपने कहा समवन, समवन का मतलब कोई भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, राधा भी हो सकती है, गीता भी हो सकती है, सीता भी हो सकती है, शीला भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, वो किसी पर्टिकुलर की बात कर नहीं रहा। तो ऐसे ही वर्ड्स को हम किस नाम से जानते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहा हो, जैसे एनीबडी, समबडी, नो वन, समवन, एवरीवन, एवरीबडी, है ना। इसी तरह से एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, नन या वन या ऑल, आपने 3 इडियट में सुना होगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, इस तरह से। तो ऑल हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे आपने कभी सेंटेंस सुना होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, तो यहां पर ऑल हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन शायद आप समझ गए होंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्ड जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहा हो, ऐसे वर्ड्स को हम किस नाम से जानते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो हम यूज करते हैं, इसमें से कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो पर्सन्स की बात करते हैं, जैसे एवरीवन हो गया, एवरीबडी हो गया, समवन हो गया, समबडी हो गया, नो वन हो गया, नोबडी हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीबडी, ये सब किसकी बात करता है भाई, पर्सन की बात करता है। लेकिन ऐसे भी कुछ वर्ड्स हैं जो वस्तु के लिए यूज करते हैं, जैसे एवरीथिंग है, एनीथिंग है, नथिंग है, समथिंग है। तो इसमें वो वर्ड्स जो पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं,
उन वर्ड्स को जब हम पॉजिटिव केस में यूज करेंगे ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि इसमें मैंने कोई नई बात तो कही नहीं। मुझे खांसी से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, है ना, चूंकि खांसी मुझे बहुत परेशान कर रही है पिछले कई दिनों से, लेकिन फिर भी मैं बार बार थोड़ी सी जब तबीयत ठीक होती है तो मैं आपके सामने हाजिर होता हूं, ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है वो अच्छी तरह से हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें मिल जाए, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन करने में आपको क्या वो सहूलत हो जाए। ठीक है, चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि वो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो किसकी बात करता है, पर्सन की बात करता है, उसे जब हम पॉजिटिव केस में यूज करेंगे तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी एस यूज करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे इसमें तो कोई नई बात है नहीं, क्योंकि पर्सन के लिए तो लिविंग के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करते ही करते हैं, तो सही मानों में इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इससे सिलसिले में, इससे रिलेटेड जो मैं बात करने जा रहा हूं वो आपके लिए आगे क्या है, महत्वपूर्ण है। लेकिन जो मैं आगे बताना चाह रहा हूं उसके लिए ये बताना आपको क्या है, जरूरी है, ताकि आप उस चीज को क्या कर सकें, समझ सकें। ठीक है, तो मैं ऐसे पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन का ही आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं, हालांकि ये बहुत, है ना, जरूरी चीज तो नहीं है, लेकिन इसके आगे जो मैं बोलने जा रहा हूं वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, और एग्जाम में उसको लेकर एग्जाम में क्या किया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस लिखा, ही डजंट फॉलो, है ना, अगर मैं लिख दूं एवरीबडीज डिसीजन, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही डजंट फॉलो एवरीबडीज डिसीजन, यानी वो हर एक के डिसीजन को फॉलो नहीं करता। अब यहां पर देखिए एवरीबडी हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है भाई, ये क्या है हमारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, समझिएगा, ये हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इस इंडेफिनिट प्रोनाउन का हम रिलेशन किसकी तरफ बता रहे हैं, डिसीजन की तरफ बता रहे हैं, और हमने इसके लिए क्या किया है, एपोस्ट्रोफी एस यूज किया है। ये हमारा पूरी तरह से क्या है, सही सेंटेंस है, ही डजंट फॉलो एवरीबॉडीज डिसीजन, कि वो हर एक के डिसीजन को फॉलो नहीं करता, हर एक के डिसीजन को वो नहीं मानता, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब इसमें यहां तक तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंडेफिनिट प्रोनाउन को लेकर आपको क्या याद रखना है, वो अब मैं बोलने जा रहा हूं, वो ये है कि भाई कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है ना, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस एल्स के साथ भी आता है। किसके साथ आता है, एल्स के साथ। आपने ये वर्ड सुना होगा कभी, एल्स, सुना है ना, सबने सुना होगा। जैसे हम यूज करते हैं एनीबडी एल्स, समवन एल्स, एवरीबडी एल्स, है ना, इस तरह से हम यूज करते हैं। और इस एल्स का यूज किया जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ, दरअसल उस इंडेफिनिट प्रोनाउन को क्या करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए। तो आपको ये याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो पर्सन की बात कर रहा है, अगर उस इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल्स का प्रयोग किया गया है तो एपोस्ट्रोफी एस जो आएगा वो इंडेफिनिट प्रोनाउन पे नहीं आएगा, बल्कि किस पे आएगा, एल्स पे आएगा। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल्स लिखकर दिया जाएगा तो वो एपोस्ट्रोफी एस जो है वो एल्स पे यूज नहीं करेगा, बोर्ड किस पे यूज कर लेगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन पे यूज कर लेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे अगर इस सेंटेंस को इस तरह से लिखा जाए, ही डजंट फॉलो, है ना, एवरीबडीज एल्स डिसीजन, अगर ऐसा आपने लिखा तो अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से क्या है, इनकरेक्ट है। और यही बात आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, याद रखना है कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल्स वर्ड लिखा गया हो तो हम एपोस्ट्रोफी एस जो यूज करेंगे वो इंडेफिनिट प्रोनाउन पे यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम किस पे यूज करेंगे, एल्स पे यूज करेंगे। यानी इसका सही सेंटेंस जो होगा वो इस तरह से होगा, ही डजंट फॉलो, ठीक है, एवरीबडी एल्स डिसीजन। जब आप यूं लिखेंगे तब जाकर सेंटेंस आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी एपोस्ट्रोफी एस जो यूज करना है
वो किस पे करना है, एल्स पे यूज करना है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था और इसी वजह से मैंने इस बात को आपके सामने रखा ताकि आप उस चीज को अच्छी तरह से क्या कर सकें, समझ सकें। ठीक है, चलिए लिख रहे जल्दी से। अब देखिए, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, प्रश्न उठ रहा होगा कि हम आखिर एल्स पे ही क्यों करें एपॉस्ट्रोफी एस का यूज, हम इंडेफिनिट प्रोनाउन पे क्यों ना करें। तो आपको मैं बताऊं, जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हम एल्स वर्ड यूज कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, कंपाउंड वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के कंपोजिशन से क्या किया गया हो, बनाया गया हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, कंपाउंड वर्ड के नाम से जानते हैं। तो किसी भी कंपाउंड वर्ड को जब पॉजिटिव केस में यूज किया जाता है तो हम एपॉस्ट्रोफी एस कहां यूज करते हैं, लास्ट वाले वर्ड पे यूज करते हैं। चूंकि वो एपॉस्ट्रोफी जो होता है वो दोनों के लिए होता है। इसी तरह से कंपाउंड नाउन भी हुआ करता है ना। तो मैं इसी कड़ी में कंपाउंड नाउन की भी बात आपके साथ कर लूं। कंपाउंड नाउन का भी मतलब होता है कोई भी ऐसा नाउन जो दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर बनाया गया हो, है ना। जैसे आप बोलते हैं ना, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, स्टेप सन या स्टेप डॉटर, मेड सर्वेंट, है ना, हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, है ना, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, ये सब नाउन हमारे क्या कहलाएंगे, कंपाउंड नाउन कहलाएंगे। तो ऐसे नाउन को भी जब हम पॉजिटिव केस में यूज कर रहे होते हैं तो एपॉस्ट्रोफी का एस जो आता है वो दरअसल किस पे आता है, लास्ट वाले वर्ड पे आता है। चूंकि हम एपॉस्ट्रोफी जो यूज कर रहे होते हैं उन सारे वर्ड्स के लिए यूज कर रहे होते हैं, इसीलिए कंपाउंड वर्ड में या कंपाउंड नाउन में एपॉस्ट्रोफी एस जो आता है वो हमेशा कहां आता है, लास्ट वाले वर्ड के साथ आता है। चलिए मैं उससे भी रिलेटेड आपके सामने सेंटेंस लिख दे रहा हूं ताकि आप उसे भी एग्जांपल के रूप में लिख लें। चलिए, है ना, आपके सामने मैंने क्या कहा, कंपाउंड नाउन। ठीक है, कंपाउंड नाउन का मतलब ये होता है ऐसा नाउन जो दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर बनाया गया हो। जैसे मान लिया जाए आपने कहा ब्रदर इन लॉ, तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड नाउन। आप कहें प्राइम मिनिस्टर, या आप कहें कमांडर इन चीफ, तो ये सब क्या कहलाएगा, इस तरह के जो नाउन्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, कंपाउंड नाउन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे नाउन को भी जब हम पॉजिटिव केस में यूज करेंगे तो मेरे भाई एपॉस्ट्रोफी एस जो आएगा वो किस पे आएगा, लास्ट वाले वर्ड पे आएगा। एपॉस्ट्रोफी एस किस पे आएगा, लास्ट वाले वर्ड पे आएगा। ठीक है, जैसे कहा जाए, अगर मैं कहूं इट इज कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, है ना, यह कमांडर, है ना, इन चीफ का क्या है, ऑर्डर है। अब अगर ये एपॉस्ट्रोफी एस कमांडर के साथ लिख दिया जाए तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये हमारा सही, अगर आपने इसी को इस तरह से लिखा, इट इज कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर, अगर आपने ऐसा लिखा तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब जैसे देखिए ब्रदर इन लॉ मैंने लिखा है, बहुत लोगों की आदत होती है बोल देते हैं ब्रदर्स इन लॉ। जैसे कहा जाए दिस इज माय ब्रदर्स इन लॉ कार, तो ये लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। अगर आपने इस तरह से लिखा दिस इज माय ब्रदर्स इन लॉ कार, तो ये हमारा लिखना क्या है, पूरी तरह से गलत है। हम एपॉस्ट्रोफी एस जो यूज करेंगे वो ब्रदर पे नहीं करेंगे मेरे भाई,
बल्कि किस पे करेंगे, लॉ, सॉरी हाँ लॉ पे करेंगे हम, है ना। हम क्या लिखेंगे, दिस इज माई ब्रदर इन लॉज कार, जबकि हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं, ब्रदर्स इन लॉ कार बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। यानी हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि कोई भी कंपाउंड वर्ड हो या कंपाउंड नाउन हो, उसमें एपोस्ट्रोफी एस जो आता है वो कहां पे आता है, हमेशा लास्ट वाले वर्ड पे आएगा। चूंकि एपोस्ट्रोफी एस जो आता है वो किसी एक के लिए नहीं आता, बल्कि उन कंपोजिशन में, उस कंपोजिशन में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सबके लिए एपोस्ट्रोफी आ रहा होता है। लिहाजा हम एपोस्ट्रोफी को कहां प्लेस करेंगे, लास्ट वाले वर्ड में प्लेस करेंगे। ठीक है, तो शायद मेरा मानना है कि आप समझ गए होंगे, है ना। और आज के सेशन को मैं इतना ही रखता हूं, है ना। मैं अगले सेशन में फिर आपसे मिलूंगा और यहीं से मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा, है ना। मैं लंबी क्लास चाह रहा था कि लंबी क्लास हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आवाज़, मेरा गला जो है ना वो उतना साथ नहीं दे पा रहा है, इस वजह से मैं बहुत लंबा नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही तबीयत ठीक होगी मैं प्रॉपर 1 घंटे की, 1.25 घंटे की आपको क्लास दिया करूँगा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।